महाराष्ट्र में एनसीपी से टूटकर नहीं आए, एनसीपी आई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो निर्णय लिया गया मुझे लगता है एक दिन का निर्णय शायद नहीं होगा। जरूर इस बारे में शरद पवार जी को भी बात की गई होगी, उनसे बात बताया गया होगा, उनसे कहा गया होगा, वो नहीं माने होंगे या तमाम तरह की दिक्कतें रही होंगी, उसके बाद ये डिसाइड हुआ होगा। नेता इधर हैं, सारी पार्टी इधर है, विधायक इधर हैं, तो यही एनसीपी है। पार्टी किसी की बपौती नहीं है, शरद पवार की पार्टी बपौती नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी जहां लोग होते हैं उनकी पार्टी होती है। जिस तरीके से चीजें हुई हैं ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, चाहे अब बीएमसी के चुनाव हो और चाहे फिर 2024 का मामला हो, मुझे लगता है एक जबरदस्त मैंडेट लेकर आएगी। जिस तरीके से एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ बनाई थी सरकार, और अब वही चीजें जो है वो फिर एक बार रिपीट हो चुकी है। जिस तरीके से कल एक बड़ा खेला महाराष्ट्र में हुआ, अजीत पवार ने शरद पवार का दामन छोड़कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं और अब वो बन चुके हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जिससे 2024 में आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए मिलेगी बड़ी बढ़त। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत और एनसीपी के जो कुछ नेता हैं वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी। सर, एक साल पहले एकनाथ शिंदे के द्वारा साथ छोड़ देना उद्धव ठाकरे का, और उसके बाद अपने चाचा का साथ छोड़ दिया है अजीत पवार ने, और अब वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, जिस पर संजय राउत से लेकर तमाम नेता बीजेपी को घेर रहे हैं कि ये बीजेपी का अंत है या फिर बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए ये कदम उठाया गया। तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से शरद पवार के भतीजे ही अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं? देखिए, 1978 में वसंत दादा पाटिल की सरकार में शरद पवार जी अपने 45 एमएलए को लेकर उनकी सरकार तोड़कर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। इससे पहले 1998-1999 में भी यही हुआ था, कांग्रेस को छोड़कर जो है अपनी पार्टी बनाकर तमाम तरह की चीज़ें हुई थी। वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। शरद पवार जी को ये समझना चाहिए कि ऐसा तो उन्होंने भी किया, आज वो धोखेबाजी के और तमाम आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, जहाँ तक जड़ में इस चीज़ की जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि अजीत पवार जी जो नाराज़ थे वो इस बात से थे कि राहुल गांधी को जो है प्रधानमंत्री की तरह पटना की रैली में प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। उस बात से वो खुश नहीं थे। उन्होंने खुद कहा भी शरद पवार जी को कि भाई आप जो है ऐसा मत कीजिए, आप लीड कीजिए, हम आपके साथ हैं। वो नहीं माने। तो अब राहुल गांधी का अगर किसी को लीडरशिप पसंद नहीं है या कोई बर्दाश्त उसको नहीं करना चाहता तो माफ़ कीजिए, तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग और ख़ास तौर पे इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लोग चलना चाहते हैं या उनसे लोग प्रभावित हैं, तो जाहिर बात है कि उसके साथ वो लोग आएंगे और सबको मैं तो कहता हूँ शुभकामनाएं। अब अगर सब साथ भारतीय जनता पार्टी के या इस देश के प्रधानमंत्री के करना चाहते हैं काम, तो इसमें बुराई क्या है। सियासी गलियारों में ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शरद पवार अपनी बेटी को प्रोजेक्ट कर रहे थे, इस बात से नाराज थे अजीत पवार। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। भाई अजीत पवार जिस तरीके से तमाम जगहों पर रहे, पार्टी को यहाँ तक लेकर आए, और हमेशा ऐसा कहा गया कि अजीत पवार जी के हाथ में कमान जाएगी, लेकिन आखिरकार अंततः जो है बेटी को ही ये कमान दी गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, कैडर, नेता हर कोई परेशान होता है जब स्ट्रेटेजिक तौर पर एक नेता पार्टी में होता है और जो लगता है जनता को और लोगों को कि ये वही नेता हैं, लेकिन सडनली आप पुत्र मोह या पुत्री मोह में इतने घिर जाएँ और अंततः पार्टी अपने बेटे या बेटी को ही देकर जाएँ, तो चाहे वो आम कार्यकर्ता हो चाहे वो बाकी लोग हो, नाराज़ होना उनका बहुत जायज़ है। किसी हद तक मैं मानता हूँ ये भी शायद एक कारण रहा होगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एनसीपी के अंदर का अपना उनका मामला है, उनकी चीज़ों में दिक्कत आई है, उनकी चीज़ों में फूट पड़ी है, तो वो जाने, वो बताएं और वो कहें कि जो भी कहना है उनको। सर, आपको क्या लगता है कि परिवारवाद के चलते तमाम चीजें हुई हैं, चाहे फिर वो एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना हो या फिर अब अजीत पवार का एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होना हो? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद तो एक बड़ा इशू है ही है। वही ना कि आप ज़बरदस्ती अपने बेटों को, बेटियों को अगर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ाएंगे तो लोग नाराज़ होंगे। एक तरफ आप जो है पॉलिटिकल, जो एक तरीके से डायनेस्टी प्रोडक्ट है राहुल गांधी, उसके समर्थन में खड़े होकर उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, वो आपके लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी तरफ आप जो है अपनी बेटी को जो है पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बना देते हैं, बावजूद उसके कि आपकी पार्टी में कोई और शायद नेता हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं या चीज़ें हैं, वो सब तो सरकार जो है उनके जो लोग हैं वो तय करेंगे। लेकिन अब उसके बाद जो निर्णय लिया गया, मुझे लगता है एक दिन का निर्णय शायद नहीं होगा। ज़रूर इस बारे में शरद पवार जी को भी बात की गई होगी, उनसे बात बताया गया होगा, उनसे कहा गया होगा, वो नहीं माने होंगे या तमाम तरह की दिक्कतें रही होंगी, उसके बाद ये डिसाइड हुआ होगा। एनसीपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि अजीत पवार की वापसी नहीं होगी, इस तरीके के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है सर कि इस बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजीत पवार, क्या 2019 की तरफ वापस तो नहीं चले जाएंगे एनसीपी में? देखिए, मुझे लगता है कि शपथ भी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद जो है अब
फिर से चीज़ों को प्रोसेस लीगली आगे बढ़ाया जाएगा। अभी पिछले दिनों कहा जा रहा, अभी आज ही कहा जा रहा था सुबह के उनके डिस्क्वालिफिकेशन की जो मंत्री जिन्होंने शपथ ली, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की चिट्ठी जो है वहाँ के स्पीकर को गई है, राहुल नार्वेकर जी को, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी नहीं गई है। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इस बार काफ़ी सोच समझ कर जो है चीज़ें की गई होंगी। तो अजीत पवार जी ने भी सारी चीज़ों को गहन विचार निर्णय करने के बाद ही इस तरह का फैसला लिया होगा। तो जाहिर है इतनी जल्दी तो चीज़ें नहीं होनी। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक चीज़ है भी कि महाराष्ट्र में एनसीपी से टूटकर नहीं आए, एनसीपी आई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। एनसीपी के आप देखिए ना, विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आ गए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसके अलावा चीफ विप जो हैं वो आ गए हैं, महिला नेता आ गए हैं, दलित नेता आ गए हैं, ओबीसी नेता आ गए हैं, फाउंडिंग मेंबर आ गए हैं। ठीक है, तो जब नेता इधर हैं, सारी पार्टी इधर है, विधायक इधर हैं, तो यही एनसीपी है। पार्टी किसी की बपौती नहीं है, शरद पवार की पार्टी बपौती नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी जहां लोग होते हैं उनकी पार्टी होती है। अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो शिवसेना वो है जो एकनाथ शिंदे जी की है। आज अगर एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी वो है जो अजित पवार जी की है। वो जो बाकी के दो लोग हैं वो पार्टी से बाहर गए हैं, पार्टी तो इधर आई है। उन्होंने एक तरीके से मैं कहूं तो जो है विरोध किया है तमाम चीज़ें, वो पार्टी नहीं है, पार्टी ये लोग हैं और पार्टी इधर आई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए। सर, ज्यादातर बयान जो है वो संजय राउत के सामने आ रहे हैं और संजय राउत ने तो कल ये तक कह दिया कि अजीत पवार ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार का दामन थामा है, ये बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा एकनाथ शिंदे के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर्टिकुलर पूरे माहौल में अगर मैं बात करूं तो चाहे वो शिवसेना हो और चाहे वो एनसीपी हो, इनकी पार्टी का जो जिस तरीके से आधार ख़त्म करने में संजय राउत जी जैसे नेताओं का बहुत हाथ है। अभी तो पिछले दिनों 1 साल तक जेल में रह के आए हैं पत्राचौल वाले मामले में। उसके बाद से जिस तरीके से अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, सामना में कुछ और लिख रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मल में पब्लिक डोमेन में आकर कुछ और बोल रहे हैं। एनसीपी को सामना में आज शायद बी टीम बता दिया, एनसीपी की चाल बता दिया, शरद जी की चाल बता दिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं अजीत पवार इसलिए बनाए गए। मुझे लगता है उनको खुद भी नहीं पता वो बार बार किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि चाहे वो डायनेस्टिक उसके जो लोग हैं, चाहे उसमें अपने उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे इसके बाद अब ये दूसरा सुप्रिया सुले और शरद पवार जी का मामला हो, आप इस तरीके से अगर ज़बरदस्ती अपने बच्चों को पुश करके आगे बढ़ाओगे तो आज नहीं तो कल आपको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा, और ये हुआ है। सर, महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले बीएमसी चुनाव में किस तरीके से बीजेपी के लिए बढ़त मिलेगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के शामिल होने से? देखिए, मुझे लगता है कि अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी का अलायंस है। इस अलायंस को महाराष्ट्र में भूतपूर्व बढ़त है और ये देख भी रहे हैं। शरद पवार जी ने जिस तरीके से एकदम ये कहा कि भाई ये जनता तय करेगी, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, ये उनको समझ में आ गया कि अब वहाँ उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो जनता के बीच में जाकर सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही सारे काम जब आप कर रहे थे तो क्या मतलब आपने कभी इस बात को देखा? जब यही सारे काम आप लगातार दोहरा रहे थे, पार्टियां तोड़ी आपने, तमाम चीज़ें करी आपने की, तब आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आई। आज तो आपसे बात करने के बाद अजीत पवार गए हैं, आज तो आपसे कहने के बाद कि भाई कहीं ना कहीं परिवारवाद या फिर राहुल गांधी को आगे बढ़ाना ये सब ठीक नहीं है, आप लीड करिए। वो नहीं माने तो वो चले गए। वो उनको अपना परिवार अपने आप संभालना था, वो ज़्यादा बेहतर इस बारे में जानते हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, चाहे अब बीएमसी के चुनाव हो और चाहे फिर 2024 का मामला हो, मुझे लगता है एक ज़बरदस्त मैंडेट लेकर आएगी। सर, इसी को लेकर संजय राउत और उनकी तमाम पार्टी के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं और दावे कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 2022 के समय पे भी किए थे और कहा था कि मंत्रिमंडल और पदों को लेकर जो है ये गठबंधन जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। इस तरीके के लगातार दावे किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दावे पहले भी संजय राउत जो है कर चुके हैं, ये बातें पहले भी संजय राउत कह चुके हैं। ये बातें कोई नई उनकी तरफ से है नहीं। जिस दिन से वो सरकार से गए हैं, पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ करके, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ करके, हिंदुत्व के विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ करके वो उद्धव साहब के साथ मुख्यमंत्री उद्धव जी रहे। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं खासतौर पर संजय राउत की, तो लगातार वो हमलावर रहे। जिस तरह की उनकी 1 साल 1.5 साल टूटी फूटी सरकार चली, उसके बाद महाराष्ट्र ने तय कर लिया, महाराष्ट्र के लोगों ने तय कर लिया, शिवसेना ने तय कर लिया, एकनाथ जी ने तय कर लिया, अब एनसीपी ने तय कर लिया, अजीत पवार जी ने तय कर लिया, और अब ऐसे ही चलने वाला है।